ये साल 2010 का आखिरी दिन है। कुछ ही घंटों में 2011 आने वाला है। हमेशा की तरह मिस्टर मल्होत्रा की बीवी किचन में काम कर रही हैं। उनके घर में रेडियो पे कोई संगीत बज रहा है जो कानों को बहुत मधुर लग रहा है। तभी उनका बेटा राजीव इंटरव्यू दे के आता है। माँ, मुझे एक गिलास पानी देना। पता नहीं लोग इंटरव्यू रखने का ढोंग क्यों रचते हैं जब उन्हें पहले से पता होता है कि उन्हें किसे सिलेक्ट करना है। उनका बेटा धीमी आवाज में कुछ बोल रहा था। तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, नौकरी तो एक न एक दिन मिल ही जाएगी। क्यों तुम इतना टेंशन ले रहे हो? कहाँ गई जी? राजीव को जरा नींबू पानी पिलाओ, प्यासा है बेचारा। ला रही हूँ। ये लो बेटा, नींबू पानी पी लो। और मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि अपनी नौकरी की टेंशन घर के बाहर रखा करो। आखिर तुम्हें कमी ही क्या है जो तुम इतना परेशान हो रहे हो? और रही बात नौकरी की, तो वो तुम्हें जरूर लगेगी। मेरे बेटे में कोई कमी है क्या? कितना वक्त ही मिलता है हम सबको साथ में, और उसमें भी तुम नौकरी की इतनी टेंशन ले रहे हो। नहीं माँ, मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा। मैं कभी अपनी माँ को नाराज कर सकता हूँ क्या? वैसे ये नींबू पानी बहुत बढ़िया बना है, जरा सा और पिला दो। ये सारा तेरे लिए ही तो है, पी ले। और हाँ, थोड़ी देर में बाजार से कुछ सामान लेते आना। घर का राशन खत्म हो गया है। कल नया साल है तो तेरे पसंद की कुछ चीजें बना दूंगी। थोड़ी देर बाद राजीव हाथ में झोला लिए बाजार के लिए निकल जाता है। रास्ते में इक्के दुक्के लोग ही दिखाई दे रहे थे। राजीव धीरे धीरे दुकान की ओर बढ़ता है। वो एक छोटा सा दुकान था। वहां जरूरत का सारा सामान मिल जाया करता था। गांव के सारे लोग सामान वहीं से लिया करते थे। राजीव दुकान पर पहुंचता है। वो देखता है कि दो लोग पहले से दुकान पर बैठे हुए थे। बहुत ठंड पड़ रही है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है भाई, हमारा देश किधर जा रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, पर हाँ, समाचार सुन लेता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे देश तरक्की ही कर रहा है। देश तरक्की तो कर रहा है, लेकिन केवल अमीरों के लिए। ना जाने क्यों ये गरीबी पीछा ही नहीं छोड़ रही है। काका, जरा ये सामान बांध देना। ये माँ ने लिस्ट दी है। हरिया सामान बांधने लगता है। तभी वहां बैठा एक आदमी बोलता है, अरे राजीव बेटा, बड़े दिन बाद देखा। सब ठीक ठाक है ना? हाँ काका, सब ठीक है। कोई नौकरी लगी कि नहीं? तुम तो गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो। अभी तक तो नहीं लगी काका। कोई बात नहीं बेटा, तुम प्रयास करते रहो, फल जरूर मिलेगा। इतने में हरिया राजीव को सामान दे देता है। ठीक है काका, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, तुम जाओ, अब हम भी चलते हैं। बहुत रात हो गई है। ऐसे ही बातों में लगे रहें तो सुबह कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। वो दोनों आदमी भी वहां से चले जाते हैं। राजीव सामान लेकर आ रहा था। अब इतनी रात हो गई थी कि लगभग सारे लोग सो चुके थे। हाँ, कुछ जवान लोग और बच्चे जगे थे जो नए साल का इंतजार कर रहे थे। रास्ते में राजीव को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़ के देखता है तो उसे कोई परछाई दिखती है। वो उस तरफ बढ़ता है कि इतने में ही आतिशबाजियां होने लगती हैं, क्योंकि नया साल आ गया है। राजीव का ध्यान भटक जाता है। वो पटाखों की तरफ देखने लगता है। इतने में वो परछाई उसके आंखों के सामने से गायब हो जाती है।
राजीव आगे बढ़ता है। उसे एक आदमी दिखाई देता है। बेटा, तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा है क्या? नहीं काका, मैंने तो यहाँ किसी लड़की को नहीं देखा। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। इतनी रात में आप किसे ढूंढ रहे हैं? कोई गुम हो गया है क्या? नहीं, कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ, और अगर कोई लड़की दिखे तो उससे बात मत करना। पर काका, मैंने कहा ना, उससे बात मत करना। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। काका, मेरी बात तो सुनिए। ये ऐसा क्यों बोल कर गए कि उससे बात मत करना? खैर, राजीव आगे बढ़ता है। कुछ दूर पर उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। ये इतनी रात में कौन रो रहा है? आज तो खुशी का दिन है, पर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? राजीव आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ एक लड़की बैठी हुई है। उसका सर नीचे झुका हुआ है और वो सिसकियां ले लेकर रो रही है। क्या हुआ तुम्हें? राजीव की आवाज सुनकर वो लड़की अचानक से चुप हो जाती है और धीरे से अपना सर ऊपर उठाती है। वो लड़की एक धीमी सी आवाज में कहती है, कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ यहाँ से। अगर मेरे बाबा मुझे तुमसे बात करते हुए देख लेंगे तो मुझे बहुत मारेंगे। क्या सिर्फ मुझसे बात करने पर वो तुम्हें मारेंगे? कोई ऐसा कैसे अपनी बेटी के साथ कर सकता है? मैं बात करूंगा तुम्हारे पिताजी से। उतने में वहां वो आदमी आ जाता है। क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कोई भी लड़की मिले तो उससे बात मत करना। जाओ यहाँ से। आप ऐसे अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकते हैं। ये मेरी बेटी है, मुझे इसके साथ क्या करना है और क्या नहीं ये तुम मत सिखाओ। तुम जाओ यहाँ से। पिताजी ठीक कह रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से राजीव। वो लड़की धीमे आवाज में बोलती है। राजीव वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बेटा, तुझे बहुत देर हो गई आने में। हाँ माँ, दुकान में थोड़ी भीड़ थी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। वो उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। क्या हुआ होगा उसके साथ? उसके बाबा ने उसके साथ क्या किया होगा? राजीव खाना भी नहीं खाता है क्योंकि उसकी भूख अब मर गई थी। आधी रात हो गई थी, सब लोग सो चुके थे। तभी राजीव के घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है और राजीव की आंखें खुल जाती हैं। इतनी रात में कौन होगा? वो दस्तक दोबारा होती है और इस बार और जोर से। राजीव के पिता और माँ दोनों सो रहे थे। वो धीमे कदमों से बाहर जाता है ताकि उन दोनों की नींद न टूट जाए। वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने वही लड़की खड़ी है। वो बहुत डरी हुई थी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तुम यहाँ इतनी रात में? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहता हूँ? मुझे बचा लो, मेरे बाबा मुझे मार डालेंगे। वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आते ही होंगे। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मुझे बचा लो। तुम परेशान मत हो, अंदर आ जाओ। पर तुम्हारे बाबा तुम पे इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? मेरी माँ के मरने के बाद वो ऐसे ही मुझे मारते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी माँ मेरे वजह से मरी है। तुमने मुझे अपने घर पर छुपा के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या मैं आज रात के लिए यहाँ रुक सकती हूँ? मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, तुम परेशान मत हो। तुम आज रात के लिए यहाँ रुक जाओ। वैसे भी माँ पिताजी सोए हुए हैं। तुम बाहर वाले कमरे में सो जाओ। उनके उठने से पहले ही चले जाना। राजीव अपने कमरे में चला जाता है।
जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि वो लड़की वहां नहीं थी। लगता है वो लड़की चली गई, पता नहीं कहाँ गई होगी। पर मैं उसकी जितनी मदद कर सकता था मैंने किया। माँ, मेरे लिए चाय बना दो। रात को इतनी गहरी नींद आ गई कि कुछ पता ही नहीं चला। राजीव 2-3 बार अपनी माँ को आवाज लगाता है, पर उसकी माँ जवाब नहीं देती है। माँ अभी तक सो रही है, ये कैसे हो गया? राजीव जब अपने माँ और पिता के कमरे में जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी माँ का शव पंखे से लटका हुआ था और उसके पिता बिस्तर पर बेजान पड़े हुए थे और उनके पेट में मानो कई जख्मों के निशान थे। वो खून से लथपथ थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगता है, पर उसकी माँ और पिता जा चुके थे। थोड़ी देर बाद गांव के सारे लोग आ जाते हैं और उन दोनों का अंतिम संस्कार होता है। राजीव तो जैसे कुछ सोचने के हालत में ही नहीं था। वो चुपचाप बैठा हुआ था। सारे गांव के लोग उसे हौसला देते हैं और घर लौट आते हैं। वो बिना कुछ बोले एकटक बस देखे जा रहा था। तभी वो बूढ़ा आदमी वहां पर आता है जो पिछली रात उसे मिला था। मैंने कहा था ना तुमसे कि उस लड़की से बात मत करना, पर तुमने मेरी एक न मानी। लो, अब भुगतो। राजीव बहुत गुस्से में आ जाता है। अभी भी आप अपनी बेटी को परेशान करना चाहते हैं? मैंने अपने माँ और पिता को खो दिया। मुझे आप जैसे इंसान से कोई बात नहीं करनी है। चले जाइए यहाँ से। तुम्हारे माँ और पिता दोनों तो बिल्कुल ठीक थे। आखिर उस रात अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी माँ ने फांसी लगा ली और तुम्हारे पिता ने खुद को चाकू से मार लिया? इस सवाल का जवाब राजीव के पास नहीं था। मुझे पता है, उन्हें उस लड़की ने मारा है, मेरी बेटी ने। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? एक लड़की ऐसे 2 लोगों का कत्ल कैसे कर सकती है? इतनी बेरहमी से, अकेले? और मैं भी तो उसी घर में था, मुझे पता नहीं चलता? तुम अभी भी नहीं समझे? वो तुम्हें ही मारने आई थी, क्योंकि उसने रात को ही तुम्हें अपना शिकार बना लिया था। पर तुम्हारे गले में ये बजरंग बली का लॉकेट है, जिसकी वजह से वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाई, और इसका गुस्सा उसने तुम्हारे माता पिता पर निकाला। पर आपकी बेटी है कौन? क्यों उसने मुझे अपना शिकार बनाया और क्यों उसने मेरे माता पिता को मार दिया? मैं तो उससे पहली बार मिला था। मेरी तो कोई उससे दुश्मनी भी नहीं थी। वो एक पिशाचिनी है जो 100 साल से जिंदा है। ये नहीं हो सकता। हाँ, यही सच है। वो लोगों को मार के उनका खून पीती है, और वो 100 साल की है। अगर वो 100 साल की है तो आप? मैं भी मर चुका हूँ। इतने सालों से अपनी बेटी को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि वो किसी को ना मारे, पर वो हमेशा अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। मैंने तुम्हें भी रोकने की कोशिश की, तुम्हें भी बचाने की कोशिश की, पर आखिर तुम उसका शिकार हो ही गए। उसने तुम्हारे माता पिता को मार ही दिया। इतना कहकर वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। राजीव के आंखों के सामने वो दिन आ जाता है। माँ, तुम्हें पता है ना, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। पर मैं तो करती हूँ ना। और वैसे भी भगवान के लॉकेट को मना नहीं करते, इसलिए इसे पहन लेना, ठीक है ना? ये तुझे हर बुरी साये से बचाएगा। ठीक है माँ, तेरे कहने पर पहन लेता हूँ। राजीव की आंखों में आंसू थे। माँ,
काश ये लॉकेट मैंने आपको और पिताजी को पहना दिया होता, तो आज आप दोनों जिंदा होते।